सोशल मीडिया और बहुजन यूथ, इन दोनों में क्या समानता है? बहुजन यूथ को सोशल मीडिया से कोई बेनिफिट मिला है या नहीं मिला? अगर कोई बेनिफिट मिला है तो वो क्या है? क्या सोशल मीडिया के माध्यम से बहुजन यूथ जो है वो जागरूक हुआ है, या फिर सोशल मीडिया ने बड़े सारे अंधभक्त भी पैदा किए हैं? तो आइए जान लेते हैं कि सोशल मीडिया और बहुजन यूथ जो है, इन दोनों का कनेक्शन क्या है और बहुजन यूथ को सोशल मीडिया का कोई बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। अशोक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया जब से बहुजन समाज के युवाओं के हाथ में आया, उसका बेनिफिट जो है वो बहुजन यूथ को क्या मिला या फिर नुकसान हुआ है इसका? बाबा साहब ने एजुकेशन को बेस बताया था क्रांति का जी। राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले जी ने भी शिक्षा को ही आधार बताया था क्रांति का जी। और बाबा साहब का वो जो एजुकेट का मीनिंग है, जो मतलब है, वो यही है कि आप तर्कशीलता की पढ़ाई करें, रैशनल पढ़ाई करें, रीजनिंग और लॉजिक बेस्ड एजुकेशन हासिल करें, ज्ञान हासिल करें और उसका इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी बिताएं जी। अब सारे का सारा सिलेबस जो है वो ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग सेलेक्ट करते हैं ऑल ओवर इंडिया, वो चाहे एनसीईआरटी का हो या कहीं भी हो, हायर सेकेंडरी कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं भी। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा वहाँ से हमारे यूथ को तो नहीं मिला जी। लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद, हालांकि मनुवादियों ने इसको हथियाने की भी कोशिश की, अपने तरीके से चलाने की भी कोशिश की और सारे यूथ के माइंड को कंट्रोल करने की भी कोशिश की, मगर बाई एंड लार्ज अम्बेडकर वादियों के पास चूंकि कोई ज़्यादा तरीके नहीं थे अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के, कोई ज़्यादा अखबारें नहीं थी, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया नहीं था, तो एक हथियार के तौर पे बहुजन समाज ने इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया और इंफॉर्मेशन को डाउन टू अर्थ ग्रास रूट लेवल तक पर्कुलेट करने का काम किया जी। उसका नतीजा ये निकला कि पिछले 25-30 साल के लगातार अनथक प्रयास से बहुजन इंटेलेक्चुअल्स इस बात में सफल हुए कि आज का जो यूथ है, जो यूथ 25-30 तक का, 35 तक का है, वो पूरी तरह से अम्बेडकर और अम्बेडकरवाद को अच्छी तरह से समझने और जानने में लग गया है। और बाबा साहब कहा करते थे कि मैं शिक्षित उसे मानूंगा जो दोस्त और दुश्मन में फर्क कर सके, पहचान कर सके, जिसे ये पता हो कि मेरा दोस्त कौन है, मेरा हितैषी कौन है और मेरा दुश्मन या मेरा नुकसान करने वाला कौन है, उन दोनों में अंतर उन दोनों में अंतर कर सके। तो सोशल मीडिया ने एक बड़ा रोल इसमें प्ले किया है। एज ए रिजल्ट ऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ी फौज, बहुत बड़ी आर्मी तैयार हो गई है जो अम्बेडकराइट मिशन को समझती है और उस पर काम कर रही है, मेरा ऐसा मानना। लेकिन युवाओं को नुकसान भी हुआ है। वो जो नुकसान हुआ है वो कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया का ये युग है और इस युग में सोशल मीडिया के फ़ायदे और नुकसान दोनों देखे जा रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया से जो नुकसान हुआ वो ऐसे हुआ जैसे आरएसएस की एक ट्रोल आर्मी बन गई, भाजपा ने एक ट्रोल आर्मी बना ली, या और मनुवादियों ने ट्रोल आर्मी बना ली, हिंदुत्ववादी संगठनों ने अपने आईटी सेल खोल लिए और ट्रोल आर्मी बना ली, और उससे वो जो रीजनिंग और लॉजिक वाली बातें अम्बेडकरवादी कर रहे थे उसकी ट्रोलिंग उन्होंने शुरू कर दी, प्लस अपनी जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो गलत अतार्किक इन्फॉर्मेशन है, वो भी उन्होंने उसमें फ्लोट की है। उसके माध्यम से यूथ में एक भ्रम फैलाने की भी साजिश उन्होंने रची है। वो नुकसान बड़े पैमाने पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ एक सवाल ये भी है कि हम हर जगह पर आरएसएस बीजेपी को ब्लेम नहीं कर सकते। जब सोशल मीडिया या ये सारे सोर्सेज हमारे पास हैं जिनके माध्यम से इस पर चर्चा की जा सकती है, युवाओं को समझाया जा सकता है, अगर आरएसएस बीजेपी अपने लोगों को कैटराइज कर रहा है तो बहुजन समाज के पास भी वही सोर्सेज हैं जो उनके पास हैं, तो फिर हम हर जगह उन्हें ब्लेम क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम उन्हें ब्लेम नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि क्रांति कोई किसी को प्लेट में डाल के दे देता है, ले भाई तेरी रोटी है तू खा ले। क्रांति के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत लड़ना पड़ता है।
और सबसे पहले तो आपको ज़मीन तैयार करनी पड़ती है। रेवोल्यूशनरी लोगों को ज़मीन पे, ग्रास रूट लेवल पे, गांव-गांव, गली-गली, कूचा-कूचा हर जगह जाके तैयार करना पड़ता है जी। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी, मगर सोशल मीडिया ने हमें वो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए। उसके बाद हमने उसका इस्तेमाल किया और 25, 30, 40 साल में हम एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार कर पाए हैं, जो अब फ्रंट पे लड़ेगी और अम्बेडकराई मिशन को सफल करने में मेरा ख्याल है आगे बढ़ेगी। मेरा ऐसा मानना है। आपको बड़े शांत तरीके से और कानूनी ढंग से बात करते देखा गया है। एक गुस्से का वो आपका रूप जो देखा लोगों ने, वो एक कारण क्या था, और आप क्या समझ रहे हैं कि आपके इस आंदोलन का कितना असर हुआ है? संसार जी, अभी बीते इलेक्शन के अगर आप रिजल्ट्स देखें जी, तो बहुत बड़ा झटका मनुवादियों को हमने दिया है और उसमें मेरे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो हैं दिन रात लगे हुए हैं। हम बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सच्चाई से अपना सब कुछ गंवा के, अपना सब कुछ रुड़ा के स्ट्रगल कर रहे हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष को कंटिन्यू रखे हुए हैं। जी। गुस्सा कभी कभी इस बात पे ज़रूर आ जाता है जब हमें ये पता चलता है कि जिन लोगों के लिए दिन रात हम यहाँ बाजार में, चौक में बैठकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं और बाबा साहब की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, वो लोग एसी में बैठ के आराम कर रहे हैं या घर में बैठ के गपशप कर रहे हैं या फिजूल की जगहों पे जाके अपने समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आप 5 दिन दबा के काम करिए, कम से कम 2 दिन तो बाबा साहब के मिशन को चलाइए। आप इस चौक में अगर 2-2.5 हज़ार लोग हर हफ्ते आ जाएं, हर शनिवार, हर रविवार को, अब 33 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे, आज 33वां हफ्ता हमारा चल रहा है, तो आप कम से कम 2-2.5-3 हज़ार लोग यहाँ पे आ जाएं, तो सरकार को एक मैसेज आता है कि नहीं, स्ट्रगल जो चल रही है उसमें जन आंदोलन अब शामिल होने लग गया है। तो कभी कभी जब ऐसा नहीं होता है तो एक रोष, एक गुस्सा अपने अंदर पैदा होता है कि जिनके लिए हम लड़ मर रहे हैं उनमें होश क्यों नहीं आ रही, उनमें चेतना क्यों नहीं आ रही, जागृति क्यों नहीं आ रही। बात सिर्फ इतनी ही है। जहां तक बात है लड़ मरने की, तो सर हमने दिया, हम सर देंगे। हम ये तो नहीं कह रहे सब आके अपना सर दे दो, हम कह रहे हैं यहाँ आके अपनी गिनती तो करवा लो यार। हम 90 to 95% SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं और जब संघर्ष में देखने को चलें तो लोग नहीं मिलते। यही धार्मिक कार्यक्रम हो, जाति का कोई कार्यक्रम हो, तो आप हजारों लाखों में पहुंच जाते हो, लेकिन जब अम्बेडकराइट संघर्ष की बात चलती है तो आप नजर नहीं आते। ये जातीय समीकरण जो है, ये समीकरण आपके अगेंस्ट जाएंगे, ये आपके फेवर में काम नहीं करेंगे। धार्मिक समीकरण आपके खिलाफ जाएंगे, ये आपके फेवर में काम, आपके हित में काम नहीं करेंगे। जब आप अम्बेडकराइट संघर्ष करोगे, जिसमें बाबा साहब ने कहा था फर्स्टली एंड लास्टली वी आर ओनली इंडियंस, हमारा कोई धर्म, वर्ण, जाति नहीं है, हम राष्ट्र के भारतीय हैं, भारत राष्ट्र के रहने वाले भारतीय लोग हैं। हम एकजुट होकर इन मनुवादियों की डिवाइसिव फोर्सेस को डिफीट करेंगे, तो उसके लिए हमें निकलना होगा। तो जब ये बात लोगों को समझ आने के बावजूद लोग घरों से नहीं निकलते हैं, इसी बात को लेके साहिब कांशीराम जी कहा करते थे, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। और जब उन्होंने देखा उतने लोग नहीं निकलते, उनको भी गुस्सा आता था। तो वही गुस्सा कमोवेश मुझे भी आता है, वही गुस्सा यशकाई डीके खापड़े जी को आता था, वही गुस्सा यशकाई दीनाबाना जी को आता है। ये गुस्सा हर उस व्यक्ति को आएगा जो सच्चे मन से अपने समाज के लिए संघर्ष करने के लिए मैदान में उतर चुका है और सरधड़ की बाजी लगा चुका है। मुझे पता है आज नहीं तो कल मुझे अपनी जान देनी है, मैं उसके लिए तत्पर हूँ। जान तो जानी है एक दिन, समाज के लिए जाए शहादत हो, बलिदान हो, इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। मगर मैं ये चाहता हूँ जब मैं जाऊँ तो मेरी जगह कई लोग, एक लंबी फहरिस्त हो, बहुत सारे लोग इस मिशन को लेके चल रहे हो, ताकि आने वाले कल हम शासनकर्ता जमात भी बन सके और देश के शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और साधनों संसाधनों पर हमारा एकाधिकार हो और हमारी आने वाली जनरेशनों का पूरी तरह से एकाधिकार हो, उसके लिए हम लड़ें। तो इसलिए गुस्सा आता है। एक सवाल ये है कि जिन लोगों ने शहादत दी उनका परिवार कहाँ पर है, उनकी शहादत के बाद उस परिवार की स्थिति क्या रही? इस ओर से देख रहे हैं आप शहादत के लिए तो निकल आए, लेकिन क्या समाज इसके लिए तैयार है आपका? क्या परिवार का क्या हाल होगा आपके बाद अगर खुदा न खासा ये होता है जो आप सोच रहे हैं? तो जो भगत अमरनाथ के परिवार के साथ हुआ, या बाकी कई ऐसे लोग हैं जिनकी परिवार की हालत बाद में ख़राब हुई, समाज के किसी व्यक्ति ने सुध नहीं ली, आज वो कहाँ बैठे हुए हैं ये देख रहे हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो 4 नाम मेरी नज़र में बड़े महत्वपूर्ण आते हैं जी। भगत अमरनाथ जी तो शहीद हो गए, उनसे ऊपर तो कोई जा नहीं सकता,
महाशा नार सिंह जी का नाम है उसमें। अगर आप थोड़ा सा और गौर करें, भगत छज्जूराम जी थे, उसके बाद मिल्खी राम जी एडवोकेट थे, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे लोग थे, मगर ये 4 नाम तो मेरे सामने उभर के आते हैं जी। इन चारों के परिवारों की हालत बदतरीन हुई, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। महाशा नार सिंह के तो बेटे का कत्ल तक कर दिया था, फिर भी वो नहीं हटे, अपनी लड़ाई से नहीं डिगे, उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी, अपने समाज का काम नहीं छोड़ा। उनकी एक आवाज़ पे 1.5 लाख लोग कीरपिंड रतिया में इकट्ठा हो गए थे एससी के, और धर्म परिवर्तन पे उतर आए थे। इतनी बड़ी ताकत वो बन चुके थे। भगत अमरनाथ जी ने तो अपनी जान तक दे दी। 18 मई 1970 को वो शहादत के लिए बैठे और 1 जून 1970 को उनकी जान चली गई। उनकी जान जाने की वजह से ही SC ST को यहाँ पे कुछ मिलना शुरू हुआ, खास करके SC को मिलना शुरू हुआ। सवाल ये है कि उसके बाद उनके परिवारों का क्या हुआ? मैं वही कह रहा हूँ, आज वो परिवार कहाँ पर है? मैं यही कह रहा हूँ, उनके परिवारों में छज्जू भगत जी का परिवार शायद थोड़ा सा कुछ हद तक संबल लगता है मुझे उन्हें मिला। पता नहीं एग्जैक्टली वो भी मिला कितना नहीं मिला, हो सकता है हमने बूते पे थोड़ा आगे हूँ। उनके परिवारों की दुर्दशा हुई है, ये मैं मानता हूँ। देखिए, जब हम संघर्ष के लिए निकलते हैं तो परिवार के लिए नहीं निकलते। आप यकीन मानिए, मुझे मेरे परिवार की सुध नहीं रहती है जब मैं इस मिशन में उतरता हूँ। परिवार से भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चलता रहता है। और भगत अमरनाथ जी तो अपनी वसीयत लिख के गए थे कि मेरे मरने का 1% भी फायदा मेरे परिवार को नहीं होना चाहिए। उन्हें लगता था कल किसी मेरे परिवार के सदस्य को कोई MLA मिनिस्टर बना के सारी मेरी मेहनत पे पानी ना फेर दें ये लोग। और अल्टीमेटली उनकी जान गई, तब जाके SC को कुछ मिला। ये 8% आरक्षण तभी तो लागू हुआ, वरना कभी हुआ था क्या? बाकी देश में 1935 से रिजर्वेशन थी SC ST की, JNK में तो थी ही नहीं। और ST को तो 90 में मिली, OBC को 92 के बाद मिली, वो भी आज तक नहीं मिली। आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर OBC में भी कोई भगत अमरनाथ होता वहां भी मिलती। तो परिवारों की हालत बदतरीन है। इस पे तो शर्म समाज को आनी चाहिए। कम से कम समाज को चाहिए था, जिनके बलिदान की वजह से उन्हें से इतना कुछ मिला। आज 5 स्टार कोठियां हमारे SC भाइयों की, शादी पे जितना खर्च अपर कास्ट नहीं करते, 10 गुना ज्यादा हमारे SC भाई करते हैं। और बहुत बड़ा एक उभार आया उनकी तरक्की में। किसकी वजह से? भगत अमरनाथ की वजह से, महाशा नार सिंह की वजह से, छज्जू भगत जी की वजह से, एडवोकेट मिल्खी राम जी की वजह से। इस तरह के जितने भी ग्रास रूट लेवल वर्कर थे जिन्होंने अपने और अपने परिवार की आहुतियां दी, उनकी वजह से इनके परिवार इतना ऊपर उठे हैं। तो ये तो शर्म की बात समाज के लिए है कि उनके परिवार आज इतने पीछे रह गए। मगर मैं दूसरी बात भी कहना चाहूँगा, जिन्होंने बलिदान दिया था उन्होंने ये कंडीशन नहीं रखी थी कि आप हमारे घर परिवार का ख्याल रखोगे, तो उन्होंने शहादतें दी। एज ए रिजल्ट उनकी शहादत की वजह से आज SC ST में JNK में एक उभार देखने को मिलता है। और जहां तक बात OBC की है, OBC में भी शहादत की कमी है। आने वाले समय में OBC भी जो है बड़े पैमाने पे उभर के सामने आएगा, उसके लिए भी शहादतें दी जाएंगी। आपको क्या लग रहा है इस 33 हफ्ते के इस सफ़र में बहुजन SC ST OBC समाज आपके विचारों को, आपकी इस जंग को कैसे समझ पाया है, समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है? आपको क्या लग रहा है, कितना बदलाव होगा? देखिए, जो इलेक्शन 2024 के अभी MP के कंक्लूड हुए हैं जी, उसमें भी अगर आप देखें तो JNK में RSS और भाजपा के विपरीत बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ी हुई है। 6 में से 3 सीटों पे तो उन्होंने कैंडिडेट ही खड़े नहीं किए, और ले वाली सीट पे इंडिपेंडेंट जीत के 4 निकल गई। 2 सीटों में भी कांटे की टक्कर उनको मिली है। तो जो अपोजिशन उनको मिली है वो हमारे जैसे लोगों के बलिदान की वजह से ही मिली है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं, पूरे भारत में, मेरा ऐसा मानना है पूरे भारत में आज जो चेंज आपको देखने को मिल रहा है, और जो मजबूत सरकार थी, मोदी सरकार जिसको कहते थे, वो अब मजबूर सरकार हो चुकी है। तो इसमें हमारे जैसे लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरा ऐसा मानना है, हम यहाँ बैठ के जितनी मेहनत करते हैं, ये अलग बात है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आज भी 44-45 डिग्री टेम्परेचर में आंधी चल रही थी, तूफान चल रहा था, लू चल रही थी गर्मी की, उसमें बैठ के हमें ये मेहनत करनी पड़ती है। कल भी 12 से 4 ये लू चलेगी और हम इसी चौक में बैठ के एहतजाज कर रहे होंगे, ये संघर्ष कर रहे होंगे, ये एजिटेशन चला रहे होंगे। तो इसका असर यूथ पे तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। मेरा ऐसा मानना, हमारा बलिदान खाली नहीं जाएगा, बलिदान कभी खाली जाते ही नहीं। आज नहीं तो कल ये बलिदान रंग लाएगा, और मैं ये मानता हूँ ये सर चढ़ के बोलेगा, और हम पूरा देश अपने कब्जे में ले लेंगे। अम्बेडकरवादी लोग इस देश को चलाएंगे। ये देश बाबा साहब के संविधान से और बाबा साहब के विचारों से ही चलेगा। मनुवादियों का भी इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं रहेगा। आने वाली पीढ़ियाँ से संभाल लेंगी। ये हमारे संघर्ष का नतीजा होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। अब सवाल ये है कि संघर्ष जो है वो बलिदान मांगता है। ये एडवोकेट अशोक बसोत्रा का मानना है। वो ये कह रहे हैं कि एजिटेशन जब भी कोई चलती है वो बलिदान मांगती है, शहादत मांगती है। चाहे जितने भी बहुजन नायक आपने देखे हैं, वो सभी के सभी बहुजन नायकों ने सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने परिवारों की भी आहुति जो है वो दी है। उन परिवारों के हालात आखिर में क्या रहे, उन परिवारों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, ये सब आप जानते हैं। एडवोकेट अशोक बसोत्रा के इस आंदोलन को आप कैसे देख रहे हैं? इनका आंदोलन 33वें हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और इस आंदोलन का आगाज़ जब हुआ था तब से अब तक कितना फ़र्क पड़ा है? आप अपनी प्रतिक्रिया इस खबर को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपको इस आंदोलन में शामिल होना है या फिर इस आंदोलन को आप समर्थन कर रहे हैं या फिर इस आंदोलन को आप कैसे देख रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।